हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट एंड झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा हुआ है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो आप लोग को ये बताना है कि फैट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेनिन, सेकंड है लाइपेज, थर्ड ऑप्शन है अमाइलेज एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पेप्सिन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, जो वसा होता है ना यानी कि फैट, इसके पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, यह मुख में यानी कि मुंह में वसा का पाचन जो होता है ना, वह लिंगुअल लाइपेज के रूप में और करता है, और आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में करता है, और आंत में आग्नाशयी लाइपेज के रूप में करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। ठीक है, यानी कि विटामिन ए की आवश्यकता कम मात्रा में जरूरत होती है, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पूर्व विद्यालयावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वृद्धावस्था। तो देखिए, विटामिन ए की न्यूनतम आवश्यकता होती है ना, वो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। तो आप लोग को ये बताना है, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट दिया हुआ है, ये किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है नमक, सेकंड हल्दी, थर्ड है अजीनोमोटो एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जीरा। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि आपको क्या हो जाएगा। आप लोग देखिए, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है ना, ये अजीनोमोटो का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि अजीनोमोटो। और अजीनोमोटो क्या होता है, ये टेस्ट को यानी कि स्वाद को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, क्लियर है आपको, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। तो आपको ये बता रहे हैं, जो कॉलेज का जलपान गृह होता है उसमें किस तरह से आहार का वितरण किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है अकेंद्रीकृत, सेकंड है स्वयं लेने की सेवा, थर्ड है मेज पर दी जाने वाली सेवा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मिश्रित सेवा। तो जो कॉलेज के जलपान गृह होते हैं ना, इसमें आहार वितरण होता है स्वयं लेने की सेवा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ने देखा होगा, जो कॉलेज वगैरह में जो मेस वगैरह चलती है उसमें कोई देने नहीं आता है, आप लोग क्या करते हो, खुद जाते हो, मतलब खुद जाकर लेते हो। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, डैश प्रकार के दूध में केवल 0.05 से 0.1% वसा होती है, वसा यानी कि फैट। तो आप लोग को ये बताना है कि किस प्रकार का मिल्क, कौन सा मतलब मिल्क ऐसा होता है जिसमें केवल 0.05 से 0.1% वसा होती है, यानी कि फैट होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपके। फर्स्ट ऑप्शन है टोन दूध, सेकंड है स्किम मिल्क, थर्ड है कंडेंस मिल्क एंड लास्ट है आपका पूर्ण दूध। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, क्या पूछा गया है, डैश प्रकार के दूध में केवल इतनी कम मात्रा में वसा रहती है। तो कम मात्रा में वसा होगी आपकी स्किम मिल्क, किसमें, स्किम्ड मिल्क। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्किम्ड मिल्क को ही बोला जाता है वसा रहित दूध, मतलब इसमें वसा नहीं रहती है, वसा रहित मिल्क। ठीक है, स्किम्ड मिल्क यानी कि वसा रहित दूध। इसमें क्या होता है कि इसे, जो फैट रहित दूध होता है, इसको मोटे लोगों को और बड़े व्यक्तियों के लिए तो ठीक रहता है, क्योंकि उनको ज्यादा फैट की जरूरत नहीं होती। पर ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हमें सारे पोषक तत्व देने होते हैं, इस वजह से। और स्किम्ड मिल्क और या वसा रहित दूध को हम सपरेठा का दूध भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
सपरेठा दूध भी कहते हैं। इसकी जो क्रीम होती है ना, जो फैट होता है, ये सब कुछ निकाल लिया जाता है पहले ही प्रोसेस के दौरान ही। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल इकाई क्या है, यानी कि मूल प्रक्रिया क्या है, आपको प्रोसेस बताना है। क्या खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका खरीदना, सेकंड है आपका मेन्यू, थर्ड है आपका उत्पादन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कार्य योजना। तो आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग, जो एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया होती है ना, वो कहलाता है मेन्यू। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेन्यू के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे मेन्यू जो होता है कई प्रकार का होता है हमारा, जैसे एला कार्टे मेन्यू, कॉम्बिनेशन मेन्यू, साइक्लिक मेन्यू, टेबल डी हॉट मेन्यू। ये क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं मेन्यू के। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आप लोग को ये बताना है। क्या बताना है? स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नमक, सेकंड ऑप्शन है नींबू का रस, थर्ड है आपका गंध का अम्ल, यानी कि गंधा का अम्ल बोलते हैं इसको, फोर्थ ऑप्शन है आपका आलू। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको कि क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, स्ट्रॉबेरी है, जो चेरी जैम होता है ना, उसको जमाने के लिए नींबू का रस मिलाया जाता है। ठीक है, और ये मिलाया जाता है हल्की खटास के लिए। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं हो तो आप सिट्रिक एसिड भी मिला सकते हो। ठीक है, पाउडर फॉर्म में आता है ये एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है, आपको उसका नाम बताना है। कि किसी अनाज का हम अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है पेपिन, सेकंड है ब्रोमोलिन, थर्ड है अमाइलेज एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका रेनिन। तो आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन के समय जो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता है ना, वो होता है आपका एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अनाज के अंकुरण से पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन B1, B2, नियासिन, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ आप लोगों से, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भूनना, सेकंड है उबालना, थर्ड है स्टोइंग एंड लास्ट ऑप्शन आपका सिमरिंग। तो आप लोग को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या पूछा गया है, वसा या पानी के बिना, मतलब आपको फैट और पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो उबालने तो बिना पानी के उबाला ही नहीं जा सकता है, ना ही स्टोइंग में भी पानी की जरूरत होती है, और सिमरिंग में भी क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, केवल हमारा ऑप्शन ए बचता है, यानी कि भुट्टा। इसमें ना तो वसा की जरूरत होती है, ना ही पानी की जरूरत होती है। इससे हम क्या पूछते हैं, जैसे बैगन भूनते हैं डायरेक्ट आग के कांटेक्ट मिला के, और होता है हमारा भुट्टा भूनते हैं, यानी कि जो स्वीट कॉर्न होता है ना, उसको भूनते हैं। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वसा या पानी के बिना खाना पकाने की विधि में। तो भूनना आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है, तो आप लोग को ये बताना है तेल को किसके द्वारा फोर्टिफाइड कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन B1 से, सेकंड ऑप्शन है विटामिन B2 से, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी से एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए से। तो देखिए आप लोग, तेल को जो फोर्टिफाइड किया जाता है ना, वो किया जाता है विटामिन ए से। किससे? विटामिन ए से। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बस इसको लर्न करना है। तेल को फोर्टिफाइड किससे किया जाता है, विटामिन ए से किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, ये कितने तापमान पर होती है। आप लोगों से ये पूछा है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, यानी कि जो उबालने की विधि होती है, तो वो कितने टेम्परेचर पर की जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, या किसी चीज को हम पानी में डुबाकर अगर उबालते हैं, तो उबाला जाता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और उबालते कैसे? उबालना गर्म पानी में पकाने की एक विधि होती है। क्या? उबालना जो होता है गर्म पानी में पकाने की एक विधि होती है। इसके द्वारा हम क्या उबालते हैं? आलू, अरबी और शकरकंद। ठीक है, आलू, अरबी, शकरकंद, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जो आपकी टाइट सब्जियां होती है ना, उनको उबाल देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं कुछ। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखो आप क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, नीचे के बर्तन में तो पानी डाल दिया और ऊपर क्या कर दिया, उसके छलनी या कोई कपड़ा बांधकर उसके ऊपर खाद्य पदार्थ को रख दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि इस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। सेकेंड ऑप्शन है वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। थर्ड ऑप्शन है जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि या जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो इसमें किसी बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रख दिया जाता है, जिससे पानी क्या हो जाए, जिससे पानी गर्म हो जाए और उसमें से भाप उठने लगती है। जब फिर जिस खाद्य सामग्री को हमको पकाना होता है उसे ऊपर छलनी या साँचे में या बारीक मलमल के कपड़े में बांधकर खाद्य पदार्थ को रख देते हैं। फिर भाप के संपर्क में आकर खाद्य सामग्री हमारी पकने लगती है और इस विधि से जो भोजन पकाया जाता है ना, पोषक तत्व इस विधि से बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं। तो इस विधि से हम क्या बनाते हैं अक्सर? इडली। ठीक है, क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है पूछा हुआ आप लोगों से, निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, आप लोग को ये बताना है कि वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रक्षा, सेकंड है अनुकूलता, थर्ड ऑप्शन है आपका निजी विशेषता एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ट्रैक डाउन। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को ये बताना। देखो वस्त्रों के मूल का जो सिद्धांत होता है ना, वो होता है आपका रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन। तो वस्त्रों का मूल सिद्धांत क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है, यानी कि रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को की ऊन से बनता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्पाका, सेकंड है वकल, थर्ड है कैनवास एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कैलिको। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। ऊन से निर्मित, किससे निर्मित है? ऊन से निर्मित है चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है। की पॉइंट क्या दिया है इसमें? लामा पेस्को के ऊन से बनता है, तो यह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कैलिको। ये क्या क्या कहलाता है? ये किस ऊन से बनता है? ये कैलिको से बनता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और जो लामा ऊंट होता है ना, लामा ऊंट जाति का पशु होता है। ठीक है, क्या? लामा ऊंट जाति का पशु होता है और इसके बालों में दो परत होती है। जो ऊपरी परत के बाल होते हैं वो घने, भारी, लंबे और मोटे होते हैं और जो नीचे की परत के बाल होते हैं ना, वो बहुत मुलायम, कोमल, सॉफ्ट, बारीक रेशों की प्राप्ति होती है इनसे। ठीक है, इससे कैसे रेशे मिलते हैं हमको? इससे हमें महीन रेशे मिलते हैं। और लामा कहाँ पाया जाता है? लामा पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में लामा पाया जाता है और लामा ऊंट जाति का होता है। क्लियर है आपको? ये लामा कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लामा किस जाति का पशु होता है, तो लामा आपका होता है ऊंट जाति का पशु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है। तो आप लोग को ये बताने की रेयॉन प्रोसेस की एक प्रमुख विधि क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है विस्कॉस विधि, सेकंड है आपका क्यूपरा विधि, थर्ड है आपकी नाइट्रो विधि एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एसीटेट विधि। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्कॉस विधि। तो रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है विस्कॉस विधि, विस्कॉस मेथड कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कि रेयॉन की जो हिस्ट्री थी ना, वो सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका काउंट हिलेरियर डी कोऑर्डिनेट ने,
सेकंड है पाडल ने, थर्ड ऑप्शन है आपका देसापिजस ने एंड लास्ट ऑप्शन है डेक्रोन। तो राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। देखिए जो डेक्रोन होता है ये तो आपका कपड़े का नाम होता है, वस्त्र का प्रकार होता है ये डेक्रोन। तो और ये तीनों क्या दिए, ये तीनों आपके नाम दिए, तो आपको इनमें से ये बताना है कि इन तीनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काउंट हिलेरियन डी कोऑर्डिनेट। तो रेयन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, काउंट हिलेरियन डी कोऑर्डिनेट ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ रेयन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इन्हें, फादर ऑफ रेयन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है फादर ऑफ रेयन कौन है, तो आपको याद रखना है जहां फादर ऑफ रेयन का नाम होता है वहां कौन हो जाएंगे, काउंट हिलेरियन डी कोऑर्डिनेट का नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में, क्या तंतु यानी कि रेशे की अवस्था में क्या किया जाता है, रंगा जाता है उसे, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है टॉप रंगाई, सेकंड है आपका सूत रंगाई, थर्ड है स्टॉक रंगाई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पीस रंगाई। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वस्त्र की कताई से तंतु अवस्था में यानी कि जो रेशों को ही रंगा जाता है ना, वो कहलाता है क्या आपका, वो कहलाता है आपका स्टॉक रंगाई। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है गम अरेबिक, सेकंड है सिंथेटिक प्रगाठक, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्वार गोंद एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सोडियम एरिब्रेट। तो आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गम अरेबिक। एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए जो गोंद प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो होता है आपका गम अरेबिक। और इसमें क्या होता है, इसमें एक डिजाइन के रूप में कपड़ों की सतह पर रंग लगाया जाता है। ठीक है, मतलब एक डिजाइन के रूप में कपड़ों पर ही क्या कर दिया जाता है, रंग लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग कौन सा है, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय डाई, सेकंड है रेडायनिक डाई, थर्ड है नेप्थलॉन डाई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सल्फर डाई। तो इसमें से राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा आपका। देखिए जो बाटिक कार्य होते हैं ना, तो बाटिक कार्य के लिए सबसे प्रमुख सर्वाधिक आम रंग होता है आपका नेप्थलॉन डाई। कौन सी डाई करते हैं हम, नेप्थलॉन डाई करते हैं। किस पर, बाटिक कार्य के लिए हमेशा कौन सी डाई होती है, नेप्थलॉन डाई। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, पाठान, कामकाग, आबेरवा तथा हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र से प्रकार है। ठीक है, आपको ये बताना है, क्या बताना है। पाठन, कई जगह ये पटसन भी देखने को मिल जाता है आप लोगों को। कामख्वाब, आबेरवा, हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र से प्रकार होते हैं, ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है पीताम्बर, सेकंड है पटोला, थर्ड है ब्रोकेट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कलमदार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ब्रोकेट। तो पाटसन, कामख्वाब, आबेरवा, हिमरस, अमरस ये किसके हैं, परंपरागत वस्त्र से प्रकार है, ये होता है ब्रोकेट के। ठीक है, किसके, ब्रोकेट के परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं ये। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, आप लोग को ये बताना है। संसाधन है, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट है, वैल्यू यानी कि मूल है, या आपका समय यानी कि टाइम है। तो आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वैल्यू। जो पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है ना, वो होता है वैल्यू। वैल्यू हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। किस नाम से जानते हैं हम वैल्यू को, मूल्य के नाम से हम जानते हैं। और मूल्य का संबंध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से होता है। किससे होता है, मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करता है। क्लियर है आपको ये। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, आप लोग को ये बताना है परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था किसके ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आवश्यक बचत पर, सेकंड है आवश्यकताओं के समन्वय पर,
थर्ड ऑप्शन है आपका विवेकपूर्ण बचत पर। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका आवश्यक खर्चे में कटौती पर। तो देखो, परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था है ना, वो आवश्यक बचत पर निर्भर करेगी, ठीक है, पर इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है ये। सेकेंड ऑप्शन है आपका आवश्यकताओं के समन्वय पर। मतलब हम अपनी जो इम्पोर्टेंट आवश्यकता है उसमें हम एडजस्टमेंट तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंट आवश्यकता है वो, ठीक है। और आवश्यक बचत भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी हमारी आवश्यक चीजें कौन सी होती है, हमारी आवश्यक चीजें होती है भोजन, आवास और शिक्षा, और क्या हो जाएगा आपका वस्त्र। तो इसमें तो हम बिल्कुल ही एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। और थर्ड है आवश्यक खर्चे में कटौती करके लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो आवश्यक खर्चे में हम कटौती भी नहीं कर सकते। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि विवेकपूर्ण बचत पर। तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है, क्या कहलाती है? आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है योजना बनाना, सेकंड है संगठन करना, थर्ड है कार्यान्वित करना, एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका नियंत्रित करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए, आप लोग कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया क्या है? ये योजना बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है ये? योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी अगर हम कार्य करते हैं उसके लिए योजना बनाना हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस प्रकार की हमारी प्लानिंग होगी उसी प्रकार का हमारा क्या होगा, हमारा कार्य होता है। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हम अपने जिस कार्य हेतु, मतलब जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम अपना कार्य करते हैं, वो हमारा उतना ही अच्छा कार्य होगा और उस कार्य से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका संरचनात्मक डिजाइन, सेकंड है सूक्ष्म डिजाइन, थर्ड है रचनात्मक डिजाइन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ज्यामितीय डिजाइन। तो आप लोग को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप लोग किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप, जो बिल्डिंग मैप होता है ना, वो कहलाता है आपका ज्यामितीय डिजाइन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्यामितीय डिजाइन। और ज्यामितीय डिजाइन को बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के पैमाने होते हैं ना, उनका यूज किया जाता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ था। तो आप लोग को ये बताना है प्रसार विषय का प्रतिपादन किसके लिए हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है जागरूकता के लिए, सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, थर्ड ऑप्शन है आपका नैतिकता की रक्षा के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए, आप लोग जो प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ था ना, वो हुआ था आपका ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट को ऑप्शन डी भी राइट आंसर लग रहा होगा, पर आपका ऑप्शन जो सेकंड है ना, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से इस क्वेश्चन में, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण क्या है? आप लोग को ये बताना है। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो लास्ट चरण होता है ना, यानी कि लास्ट स्टेप, वो क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है ध्यानाकर्षण, सेकंड है संतुष्टि, थर्ड है आकर्षण, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जानकारी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि संतुष्टि। तो प्रसार शिक्षण का जो आखिरी चरण होता है ना, वो होता है आपका संतुष्टि। और इसमें पहला चरण होता है आपका ध्यानाकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। पहला चरण क्या हो जाता है आपका? ध्यानाकर्षण। और संतुष्टि क्या हो जाता है आपका? आखिरी चरण हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, विकास से तात्पर्य है, ठीक है, आप लोग को ये बताना है कि विकास का तात्पर्य किससे है। पूछा हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुणात्मक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है परिमाणात्मक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है ना, उसका तात्पर्य होता है हमारा किससे? गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। विकास क्या होता है? यानी कि डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है।
यह बिना विराम के यानी कि अविराम चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। और विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। कब तक चलता है यह? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। क्लियर है आपको ये? और विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं। जैसे जैसे विकास होता है ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, मनुष्य के अंदर मैच्योरिटी आने लग जाती है। उसके अंदर किसी चीज को सीखने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से, बच्चों के दांत निकलना आरंभ होते हैं। आप लोग को ये बताना है कि बच्चों के दांत निकलना कब आरंभ होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 महीने पर, सेकंड ऑप्शन है 6 महीने पर, थर्ड ऑप्शन है 3 महीने पर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 10 महीने पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 6 महीने पर। तो बच्चों के दांत निकलना कब आरंभ होते हैं? 6 महीने पर आरंभ हो जाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। आप लोग को ये बताना है कि मानव विकास यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना, उसकी प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है विकास का अर्थ एवं परिभाषा, सेकंड है विकास की विशेषताएं, थर्ड ऑप्शन है विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर यानी कि विकास एवं वृद्धि में अंतर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए आप लोग, जो मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय होता है ना, वो विकास का अर्थ एवं परिभाषा भी होता है, विकास की विशेषताएं भी होती है और विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर भी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। पूछा हुआ है क्वेश्चन में, यह एक ज्वार भाटे का काल है। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये? कई मोस्टली आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ तक कि नेट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है? यह एक ज्वार भाटे का काल है। तो ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है वयस्क अवस्था, सेकंड है शैशवावस्था, थर्ड है किशोरावस्था एंड लास्ट आपका वृद्धावस्था। तो आप लोग को ये बताना है कि कौन सी स्टेज आपकी ज्वार भाटे की स्टेज होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किशोरावस्था। तो जो ज्वार भाटे का काल होता है ना, वो कहा जाता है किशोरावस्था को। और किशोरावस्था से तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था। क्या? परिपक्वता, परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था। ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका किशोरावस्था से तात्पर्य होता है परिपक्वता, यानी कि मनुष्य में क्या हो जाती है? मैच्योरिटी आने लग जाती है। तो ज्वार भाटे का काल किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। तनाव और तूफान की अवस्था भी किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। और किशोरावस्था जो होती है ना, बहुत एक इंपॉर्टेंट एज होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? किशोरावस्था में क्या होता है कि इस एज में व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है? उसको बहुत ज्यादा तनाव में रहता है किशोरावस्था में व्यक्ति। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।